नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अक्सर हम किसी न किसी के गायब होने की खबर सुनते रहते हैं। गुमशुदा की तलाश वाले पोस्टर दीवारों पर लगा होना या फिर न्यूज़पेपर में विज्ञापन आना आम बात हो गई। इन गुमशुदा लोगों में कुछ तो सही सलामत घर वापस आ जाते हैं और कुछ के घर वालों को बुरी खबर आती है। तो वहीं कुछ ऐसे गुमशुदा भी होते हैं जिनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। आज हम आपको देश और दुनिया के कुछ ऐसे ही गुमशुदा लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कोई खबर ही नहीं मिली। कार्टर रामास्वामी। कार्टर रामास्वामी जो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैच तो खेले ही, साथ ही साथ भारत की तरफ से टेनिस के डेविस कप में भी हिस्सा लिया। 1896 में जन्मे रामास्वामी ने 1936 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, लेकिन इससे पहले ही ये 1922 में भारत की तरफ से डेविस कप खेल चुके थे। उन्होंने 40 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था और सिर्फ 2 ही अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल पाए थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो एक दिन अचानक घर से गायब हो गए, जिसके बाद रामास्वामी का कभी पता नहीं चला और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राहुल राजू। 7 साल का राहुल अपने घर के बाहर क्रिकेट खेलते खेलते गायब हो जाता है और फिर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। केरल के एलपुजा में 7 साल का राहुल राजू घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था और वहीं से गायब हो गया। राहुल को सीबीआई तक ने तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि 18 मई 2005 को राहुल दोस्तों के साथ मैच खेल रहा था। मैच के बीच में वो ग्राउंड के पास लगे नल में पानी पीने गया, जहां पर उसे एक दाढ़ी वाले शख्स के साथ देखा गया। उस शख्स ने राहुल से बात की और बैट को उसके दोस्तों की तरफ उछाल दिया। दोस्त फिर से क्रिकेट खेलने लगे और फिर उसके बाद से राहुल का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इस मामले में राहुल के एक पड़ोसी से पूछताछ की जो दाढ़ी रखता था, जिसने ये बात मानी कि उसने ही राहुल को मारा है और एक खेत में उसकी लाश फेंक दी। लेकिन पुलिस को राहुल की लाश कभी मिली ही नहीं। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। 2006 में ये केस सीबीआई के पास पहुंचा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं चला। 2014 में सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट कर दी कि राहुल का पता नहीं लगाया जा सका। केरल हाईकोर्ट ने राहुल का पता बताने पर 50,000 का इनाम भी रखा, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि राहुल कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। नटवर लाल। नटवर लाल वो नाम जो भारत में ठगी का पर्यायवाची बन गया। एक वकील जिसने अपनी ठगी की बदौलत लाल किला, ताजमहल, यहाँ तक कि संसद भवन तक बेच दिया। पुलिस ने 9 बार पकड़ा और 14 धोखाधड़ी के केसों में इस ठग को कुल मिलाकर 113 साल की सजा मिली। 1996 में नटवर लाल को आखिरी बार देखा गया जब उसे पुलिस एम्स हॉस्पिटल ले जा रही थी। नटवर लाल फिर पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, जिसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2009 में नटवर लाल के वकील ने कोर्ट में ये कहकर उसकी सजा माफ कर देने की अर्जी की कि नटवर लाल का 2009 में निधन हो गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। वकील की इस दलील पर नटवर लाल के भाई ने कोर्ट में कहा कि उनकी सजा तो 14 साल पहले ही माफ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि 1996 में उन्होंने खुद अपने हाथों से नटवर लाल का अंतिम संस्कार किया था। इन दावों से अलग नटवर लाल को लेकर आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। नाना साहेब। इस कड़ी में एक नाम जुड़ा है स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार कहे जाने वाले पेशवा नाना साहेब का। नाना साहेब की जिंदगी से जुड़ी कई बातें, कई दस्तावेज मिल जाएंगे, लेकिन वो शहीद कहाँ हुए इसको लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उनके निधन को लेकर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 में नाना साहेब की मृत्यु मलेरिया बुखार से हो गई थी। वहीं इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहेब ने नाना साहेब को अपना पेशवा माना था। इतना ही नहीं, इसके अलावा कहा जाता है कि नाना साहेब 1859 में नेपाल चले गए, जहां एक शिकार के दौरान वो एक बाघ के हमले से घायल हो गए,
जिसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन सबूत इस बात के भी हैं कि 1860 में अंग्रेजों को उनके नेपाल में होने की खबर मिली थी। नाना साहेब को लेकर ये बात भी कही जाती है कि वो गुजरात के एक मंदिर में 40 साल तक एक ब्राह्मण दयानंद महाराज बनकर रहे। दरअसल 1970 में नाना साहेब के पोते केशवलाल मेहता के घर 3 डॉक्यूमेंट्स मिले। इन दस्तावेजों में नाना साहेब के गुरु हर्षराम मेहता के भाई कल्याण जी मेहता द्वारा लिखी एक डायरी भी थी। कल्याण जी ने अंग्रेजों से बचने में नाना साहेब की मदद की थी। उनकी डायरी के मुताबिक नाना साहेब गुजरात आए थे और उनकी मृत्यु 1903 में हुई थी। वहीं खुद को नाना साहेब का पोता बताने वाले बाजीराव उर्फ सूरज प्रताप ने 1953 में एक अखबार के हवाले से यह दावा किया था कि नाना साहेब की मृत्यु 1926 में हुई थी। गौरतलब है कि नाना साहेब को लेकर सिर्फ दावा ही किया गया। किसी ने इस बात का सबूत नहीं दिया कि नाना साहेब का क्या हुआ और उनका निधन कब और कहां हुआ। स्नेहा एना फिलिप। अमेरिका में हुए 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला तो सबको याद होगा। इस आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मारे गए लोगों में भारतीय मूल की डॉक्टर स्नेहा एना फिलिप भी शामिल थी। लेकिन स्नेहा की कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल हमले के एक दिन बाद यानी 10 सितंबर 2001 को मैनहट्टन से एक 31 वर्षीय डॉक्टर गायब हो गई। ये डॉक्टर थी स्नेहा एना फिलिप। स्नेहा को आखिरी बार 21 सेंचुरी नाम के शॉपिंग मॉल में देखा गया था। स्नेहा के गायब होने की जांच भी दो तरह से हुई। एक जांच तो स्नेहा के पति रॉन लिबरमैन और निजी जासूस ने किया और दूसरी जांच न्यूयॉर्क पुलिस ने की। स्नेहा के परिवार के अनुसार वो WTT में घायल लोगों का इलाज कर रही थी और यहीं पर स्नेहा के साथ कुछ हुआ जिस वजह से उसका नाम वर्ल्ड ट्रेड टावर हमले के पीड़ितों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन न्यूयॉर्क पुलिस की थ्योरी परिवार से बिल्कुल ही अलग थी। पुलिस के मुताबिक स्नेहा दोहरी जिंदगी जी रही थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार स्नेहा को शराब की बुरी लत थी। इतना ही नहीं, वो एक लेस्बियन भी थी जिसके अन्य लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे और पुलिस का मानना था कि हो सकता है स्नेहा की किसी ने हत्या कर दी हो या फिर वो अपनी इस दोहरी जिंदगी से तंग आ गई हो और इस हादसे को अंजाम देकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। 2004 में पहले तो एक कोर्ट ने स्नेहा का नाम विक्टिम लिस्ट से ये कहकर हटा दिया कि स्नेहा इस हमले के कारण नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों के कारण गायब हुई। लेकिन 2008 में इस फैसले पर माफी मांगते हुए एक अन्य कोर्ट ने स्नेहा को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले का 2751वां विक्टिम घोषित कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी नकार दिया और उसकी थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। 2011 से लेकर अब तक न तो स्नेहा की बॉडी मिली और न ही उसका कोई सुराग। नजीब अहमद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला नजीब अहमद 14 अक्टूबर 2016 से लापता है। नजीब JNU में MSc बायोटेक प्रथम वर्ष का छात्र था। 14 अक्टूबर की रात JNU के माही मांडवी हॉस्टल में कुछ छात्रों से उसकी झड़प हुई थी। तब से नजीब कहां है किसी को कोई खबर नहीं। पुलिस ने नजीब के लापता होने पर IPC की धारा 365 के तहत मामला दर्ज किया। मामला CBI के हवाले किया गया और करीब 2 साल चली खोजबीन के बाद भी नजीब का कुछ पता नहीं चला और अक्टूबर 2018 में CBI ने नजीब अहमद का केस बंद कर दिया। DB कूपर। किसी इंसान के गायब होने का ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की एक टिकट बुक होती है। फ्लाइट नंबर 305 पोर्टलैंड से सियाटल वॉशिंगटन जा रही थी। प्लेन उड़ान भरने वाली होती है कि ये शख्स एयर होस्टेस को एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर लिखा था कि मेरे बैग में बॉम्ब। वो एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसे बैग में बॉम्ब दिखाता है। इस प्लेन में 36 यात्री सवार थे जिनकी जान खतरे में थी क्योंकि ये प्लेन हाईजैक हो चुका था। कुछ देर बाद इस शख्स ने एक और नोट दिया जिस पर लिखा था कि उसे 4 पैराशूट, $2 लाख कैश चाहिए, वो भी $20 के बंडल में, और कैश के बदले वो इन यात्रियों को छोड़ देगा। जब ये फ्लाइट सियाटल वॉशिंगटन में लैंड करती है, ये शख्स पैराशूट और कैश के बदले 36 यात्रियों को फ्लाइट से उतार देता है।
जबकि क्रू मेंबर को अभी भी बंदी बनाकर रखता है और पायलट को आदेश देता है कि फ्लाइट को मेक्सिको की तरफ ले चले। रात में करीब 8 बजे सियाटल और रेनो के बीच डीबी कूपर कुछ ऐसा करता है कि फ्लाइट में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। कूपर फिरौती की रकम और पैराशूट के साथ प्लेन के पिछले हिस्से से अचानक ही कूद जाता है। पायलट फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करता है, लेकिन रात के अंधेरे में कूपर कहीं भाग जाता है। एफबीआई ने इस केस की छानबीन की, लेकिन कूपर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई की केस हिस्ट्री में ये सबसे लंबा चलने वाले अनसुलझे केसों में से एक था। 2016 में एफबीआई ने ये केस बंद कर दिया था। इस तरह उस शख्स का कभी पता नहीं लग सका जिसे मीडिया ने डीबी कूपर नाम दिया था। एफबीआई की वेबसाइट पर आज भी डीबी कूपर हाईजैकिंग केस के बारे में पढ़ा जा सकता है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गायब होने या निधन की गुत्थी भी अनसुलझी। नेताजी 18 अगस्त 1945 को लापता हो गए थे। इस वजह से आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई कि वो कहां गए। क्या विमान दुर्घटना में ही उनकी मौत हो गई या फिर बाद में फैजाबाद के गुमनामी बाबा नेताजी ही थे?